नमस्कार दोस्तों, एक सवाल जो पिछले कुछ दिनों से सबके मन में है। इंडिया जो एक टाइम पर रशिया से सबसे ज्यादा सस्ते में तेल खरीद रहा था, वो अब अचानक से उनसे दूरी क्यों बना रहा है? क्या यूएस का प्रेशर सच में काम कर गया या फिर इसके पीछे कोई और रीजन है? आज हम इस पूरे मामले को पूरी डिटेल में जानेंगे। हम समझेंगे कि रशिया यूक्रेन वॉर से शुरू हुई कहानी आज कहां तक पहुंची है और इसका इंडिया के फ्यूचर पे क्या इंपैक्ट है जो कि होने वाला है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा वक्त में पीछे चलना होगा। कहानी शुरू होती है पिछले 3 साल पहले से, जब 2022 की शुरुआत में जब पूरी दुनिया कोविड-19 से बाहर निकल रही थी, तब फरवरी में रशिया ने यूक्रेन पर वॉर छेड़ दी। इस वॉर के बाद दुनिया को 2 कैंप्स में डिवाइड होना पड़ा। वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पर हैवी सैंक्शन लगा दिए। बेसिकली उनका गोल था कि रशिया की इकोनॉमी को चोक करना, और सबसे बड़ा अटैक किया गया रशिया के ऑयल एक्सपोर्ट पे। यूएस जैसे बड़े देशों ने रशिया क्रूड इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। रशिया जो अपनी इकोनॉमी का मेजर हिस्सा ऑयल बेचकर चलाता है, उसके रेवेन्यू स्ट्रीम ऑलमोस्ट जो कि रुक गए, साथ में यूरोप में भी रुक गए। लेकिन इस क्राइसिस से बाहर आने के लिए रशिया के पास 2 ऑप्शन थे। या तो उसे वॉर बंद करनी होती या फिर अपने तेल के प्राइसेस और सस्ते करने होते ताकि वो किसी और को बेच सके, और उसने दूसरा रास्ता चुना। और इसी का ठीक फायदा इंडिया ने उठाया। एक साइलेंट बट स्मार्ट मूव के साथ इंडिया ने रशिया से तेल सस्ते में लेना शुरू कर दिया। एक तरीके से इंडिया के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। इंडिया के लिए ऑयल बोनंजा बन गया। दोस्तों, पहले इंडिया अपनी ज्यादातर एनर्जी नीड्स के लिए मिडिल ईस्ट पर डिपेंड करता था, जो हमारे ट्रेडिशनल सप्लायर्स है। मगर रशिया ने जो डील ऑफर करी, उसके सामने मिडिल ईस्ट का तेल जो है वो बहुत महंगा लगने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया को रशियन ऑयल इंटरनेशनल मार्केट से $30 to $40 पर बैरल सस्ता मिल रहा था। अब आप सोचो, इंडिया जो कि वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, उसके लिए कितनी बड़ी सेविंग थी। और फिर क्या था, रशियन ऑयल टैंकर्स ने इंडियन पोर्ट्स पर डेली लाइन लगानी स्टार्ट कर दी। सिर्फ 6 से 8 महीने में पूरा सीन है जो कि पलट गया। और इस डील का फायदा उठाते हुए हमने जमकर रशियन ऑयल है जो कि खरीदना चालू किया। 2022 से 2023 के बीच इंडिया ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट को 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया, और इसी वजह से इंडिया एक टाइम पर रशिया का क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा बायर है जो कि बन गया था। और इस डिसीजन को इंडिया ने जस्टिफाई भी किया। इंडियन गवर्नमेंट ने साफ कहा, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेंगे। हम वहां से ऑयल लेंगे जहां से हमें सस्ता डील मिलेगा। सिंपल, लॉजिकल और इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी था ये। अब यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट देखने को मिलता है, लेकिन अब हमारी कहानी में ट्विस्ट आया। पिछले कुछ हफ्ते से इंडिया की सरकारी ऑयल रिफाइनरीज ने रशिया से तेल खरीदना या तो बंद कर दिया या फिर बहुत कम कर दिया। इसके पीछे 2 मेजर रीजन थे, जो दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक भी है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, रशियन ऑयल पर जो हम हैवी डिस्काउंट मिल रहा था वो नहीं है। रशिया अपना ऑयल महंगे दाम पर बेच रहा है। जब हमें $30-40 पर बैरल डिस्काउंट मिल रहा था, अब वो डिस्काउंट सिंगल डिजिट यानी कि $5 से $10 के बीच में रह गया है। इससे रशियन ऑयल अब उतना अट्रैक्टिव नहीं रहा। अब हमें मिडिल ईस्ट से ऑयल ज्यादा प्रॉफिटेबल है जो कि लग रहा है। दूसरा इसका मेजर कारण है यूएस का प्रेशर और टैरिफ्स। दूसरा सबसे बड़ा रीजन, अमेरिका का बहुत बड़ा प्रेशर। और ये प्रेशर सिर्फ बातों में नहीं, इसके पीछे फाइनेंशियल थ्रेट भी है। यूएस ने इंडिया को क्लियरली वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि जो भी कंट्री रशिया से तेल खरीदेंगे उन पर यूएस हैवी टैरिफ है जो कि लगा सकता है, और इंडिया से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट पर 25% का टैरिफ लगाने की बात कही है, प्लस 10 से 12%। और वो अभी परसेंटेज डिफाइन भी नहीं है कि कितना परसेंट ब्रिक कंट्री के ऊपर जो रशिया से डील कर रहे हैं उनके ऊपर लगेगा। अब इस चीज को समझिए, अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर उन प्रोडक्ट्स पर 25% का टैरिफ लग गया, जो इंडिया की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। हमारे एक्सपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी और हम अमेरिका में कंपिटिटिव नहीं रहेंगे। लेकिन सबके बीच में और इस पूरी कहानी में 2 मेजर प्लेयर है जिनके एक्शन ने इस पिक्चर को पूरा रीशेप किया है। पहला ग्रुप है प्राइवेट कंपनीज, जिसने जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी। इन कंपनीज ने स्मार्ट मूव किया। उन्होंने रशिया के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। इसका मतलब इनके सप्लाई और प्राइस फिक्स था। इनको आज भी तेल सस्ते में मिल रहा है। और तो और इन कंपनीज ने रशियन क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके यूरोप, एशिया और अफ्रीका में एक्सपोर्ट करना चालू किया। मतलब सस्ते में तेल लिया, रिफाइन किया और महंगे दाम पर बेचना चालू कर दिया। दूसरा बड़ा ग्रुप है प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरीज, जैसे कि आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एमआरपीएल। ये कंपनी स्पॉट मार्केट से रशियन क्रूड ऑयल खरीदती थी, जिसका मतलब है जब मार्केट में डिस्काउंट मिलता था तब ये ऑयल लिया करते थे। अब डिस्काउंट नहीं मिल रहा है तो वापस से इन्होंने मिडिल ईस्ट की तरफ है जो कि अपना रुख है जो कि कर लिया है। और 60% से ज्यादा वैसे ऑयल इंडिया के अंदर यही कंट्रोल करती है। लेकिन बाकी कंट्रीज से ज्यादा इंडिया के पास इस गेम में कुछ खास एडवांटेज था।
जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द इंडियन रिफाइनरीज। हमारी रिफाइनरीज रशियन क्रूड ऑयल जैसे हैवी क्रूड ऑयल को भी आसानी से प्रोसेस कर सकती है, जबकि कई यूरोपियन रिफाइनरी के पास में टेक्नोलॉजी नहीं है। यानी कि हमने लेकर यूरोप को काफी सामान बेचा, रिफाइनरीज हमने काफी क्रूड ऑयल बेचा। सेकंड, हमारे पोर्ट पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल रेडी है, हमें जल्दी से लॉजिस्टिक और शिपिंग चैनल सेट कर लिया। गवर्नमेंट के स्टैंड की बात करें तो गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा फैक्टर दिया कि गवर्नमेंट का स्टैंड एकदम क्लियर था, हम वेस्टर्न कंट्रीज के बैन नहीं मानते, हम वही बिजनेस करेंगे जो इंडिया के इंटरेस्ट में है। तो दोस्तों 2024-25 फिगर की पूरी कहानी को और भी शॉकिंग बना देती है। इंडिया ने लगभग 87 मिलियन टन रशियन क्रूड ऑयल है जो कि इंपोर्ट किया, जिसकी वैल्यू $50 बिलियन से भी ज्यादा थी, और ये अमाउंट हमारे पूरे साल का ऑयल इंपोर्ट बिल का 35% था। इससे रशिया हमारा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है जो कि बन गया था। और इंडिया ने इस सिचुएशन को सिर्फ ऑयल खरीदने में ही नहीं बल्कि एक नए तरीके से फायदा उठाया। हमने सस्ते में रशियन ऑयल खरीदा, उसको रिफाइन किया और रिफाइंड प्रोडक्ट को यूरोप, एशिया और अफ्रीका में महंगे दाम पर एक्सपोर्ट करना चालू किया। तो बेसिकली इंडिया ने मिडिलमैन का रोल प्ले किया, सस्ते में लिया और प्रॉफिट में बेच दिया। ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये इंडिया की ऑयल डिप्लोमेसी मास्टर स्ट्रोक भी थी। इनसे सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया बल्कि पूरा जियोपॉलिटिकल गेम भी बदल गया। लेकिन अब इस मास्टर स्ट्रोक पे एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है। अमेरिका का प्रेशर और रशियन डिस्काउंट खत्म होने से क्या इंडिया की डिप्लोमेसी फेल हो गई है? क्या हमें अब वापस से ट्रेडिशनल सप्लायर पर लौटना पड़ेगा? जो हमने दो तरफ से फायदा उठाने की कोशिश करी, अब वो दोनों तरफ से हमें डबल स्ट्राइक कर रहा है। तो ये भी हमारे लिए आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि अगर हम लोग रशिया से नहीं लेते तो शायद अमेरिका के साथ में रिलेशन अच्छे होते, और अगर अमेरिका से रशिया से अगर डिस्काउंट पे लेना था तो लॉन्ग टर्म लेते ताकि अमेरिकन सैंक्शन से हम लोग कोई बेनिफिट भी उठा सकते। तो दोस्तों जो डिस्काउंट के लिए हमें रशिया से तेल इंपोर्ट करते थे, अब वो अपने पीक पर बहुत नीचे गिर गया है। Reuters.com की रिपोर्ट के मुताबिक अब ये डिस्काउंट सिर्फ $2, $2.5, $3, $5 पर बैरल रह गया है। कुछ एक्सपोर्ट तो ये तक कहते हैं कि 2022 के बाद ये सबसे कम डिस्काउंट है। ये तो सिर्फ एक साइड है। दूसरी साइड की बात करें तो वो फैक्टर है यूएस का प्रेशर। 25% ट्रेड, दुनिया के 50 ऐसे देश जो है इंडिया से कम टैक्सेस है जो कि यूएस को भी देंगे वो, और मेजरली एशियन कंट्रीज है, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं इन कंट्रीज को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ट्रम्प ने तो एक तरीके से बॉम्ब शेल है जो कि ड्रॉप कर दिया था, और दुनिया के 50 कंट्रीज को ज्यादा बेनिफिट है जो कि इंडिया से मिलने वाला है। तो ट्रम्प ने अपनी वार्निंग को एक्शन में बदल दिया। APnews.com के मुताबिक उन्होंने इंडियन गुड्स पर 25% का टैरिफ लगाने का ऑर्डर दिया, जो आज से इफेक्टिव है, और स्पेसिफिकली रशियन ऑयल और आर्म परचेज पर पेनल्टीज भी बहुत ही एक्स्ट्रा है। और ये सिर्फ ट्रम्प तक सीमित नहीं है। यूएस सीनेटर मार्को रूबियो ने भी इंडिया के रशियन ऑयल इंपोर्ट को एक्सप्लिसिटली एक पॉइंट ऑफ इरिटेशन कहा। उन्होंने साफ साफ इल्जाम लगाया कि इंडिया का ये बिजनेस रशिया की वॉर को जो है वो फंड कर रहा है। अब इस प्रेशर के साथ साथ यूरोप भी पीछे नहीं था। यूरोप यूनियन ने भी अपने सैंक्शन को टाइट कर दिया है। उन्होंने बैन लगाया कि रिफाइंड प्रोडक्ट भी यूरोप में बैन हो जाएंगे, भले वो रशिया से बाहर प्रोसेस किए गए हों। इससे इंडियन रिफाइनर्स के लिए भी एक नया रिस्क बन गया है। अब हम जो रिफाइन करके यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब वो हमारे खतरे में है। और इस मामले में एक और मेजर हेडेक थी बैंकिंग और पेमेंट रिस्क, क्योंकि यूएसए और यूरोप ने सैंक्शन लगाया है, इसलिए आरबीआई और एसबीआई जिनके बैंक्स ने भी डॉलर और यूरोप के अंदर पेमेंट प्रोसेस करने में आज के टाइम पे मना करना शुरू कर दिया है। उनको डर है कि उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं सेकेंडरी सैंक्शन ना लग जाए। तो अब सवाल यह है कि अब इंडिया के पास में क्या रास्ता है? क्या हमें वापस से पुराने रास्ते पे जाना है? हार मान ली है? हम इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करने वाले हैं? तो इंडिया ने अभी रशिया से डिस्टेंस तो बना लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ऑयल इंपोर्ट खत्म हो गए हैं, कम हो गए हैं। हम सिंपल अपनी सोर्सिंग के तरीके जो है वो बदल रहे हैं, वापस से वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न अफ्रीकन और मिडिल ईस्ट की तरफ है जो कि जा रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ डिस्काउंट जो है वो मैनेज हो सके। हालांकि क्या जितना भी डिस्काउंट मिला था उसका फायदा जो है वो आम जनता को नहीं मिला। आप देखोगे रशियन से भी हमने इतने तेल लिए, लेकिन कभी भी कोई आपको क्रूड ऑयल के अंदर कोई जनता को बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन आपकी जो ऑयल कंपनीज है उन्होंने बहुत हैवी प्रॉफिट है जो कि कमाए हैं। अब आने वाले दिनों में पता लगेगा कि हम लोग कैसे डिप्लोमेसी अपना रहे हैं और कैसे इन दोनों चीज़ों को हम लोग मैनेज करने वाले हैं। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस पूरे मामले में इंडिया का क्या एडवांटेज रहा और इंडिया का क्या डिसएडवांटेज है जो कि देखने को मिला। थैंक यू, सी यू अगेन।